पुराने जमाने की बात है। एक गांव में अकरम खान नाम का एक शख्स रहता था। अकरम खान की पहली बीवी गुजर चुकी थी और उसके पीछे 2 मासूम बेटियां छोड़ गई थीं। परिस्थितियों के मजबूरन अकरम खान को दोबारा शादी करनी पड़ी और वह अपनी दोनों बेटियों को सौतेली मां के हवाले करके शहर की तरफ कारोबार के लिए चला गया। आज 3 साल बाद अकरम खान अपने गांव लौट रहा था। घर के अंदर सौतेली मां ने दोनों लड़कियों को अपने सामने बुलाया और सख्ती से कहा, सुनो, तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। आज तुम्हारा बाप घर आ रहा है और उसके आने से पहले सारा घर का काम पूरा होना चाहिए। समझ आई? अगर कोई काम अधूरा रह गया तो दोबारा चेक कर लेना। बाद में मेरे पास शिकायत करने मत आना। तुम जानती हो मेरी तबीयत, जब मैं गुस्सा हो जाती हूं तो किसी की नहीं सुनती। दोनों बहनें डर के मारे सिर झुका लेती हैं। बड़ी बेटी ने हिम्मत करके कहा, जी ठीक है, हम सब मिलकर पूरा कर लेंगे। बस एक गुजारिश है, आज हमें मत मारना और कुछ खाने को दे दो। कल से हमने सिर्फ सूखी रोटी खाई है। सौतेली मां ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, आज शाम को खाना मिलेगा, लेकिन याद रखना अपने बाप को ये सब मत बताना, वरना मैं तुम्हें इस घर में एक दिन भी नहीं रहने दूंगी। तुम दोनों मुझे अच्छी तरह जानती हो। तभी बाहर से घोड़े की गाड़ी की आवाज आई। सौतेली मां तुरंत बाहर भागी। 3 साल बाद अकरम खान घर लौट आए थे। अरे तुम कैसे हो और मेरी बेटियां कैसी हैं? उन्हें दिखाई नहीं दे रही। सौतेली मां ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे या अल्लाह, तुम्हें जैसे ही घर आते ही बेटियों की याद आ गई। मुझे तो कोई फिक्र ही नहीं। मैं इस घर में नौकरानी बनकर दिन रात काम कर रही हूं। घर में पति आया तो उसकी भी सबसे पहले बेटियों की पूछ। मेरी क्या हालत हो रही है? तुम्हारी बेटियां क्या कर रही हैं? वो बिल्कुल ठीक है। अरे नहीं नहीं, अकरम खान ने समझाते हुए कहा, तुम ऐसी सोच क्यों रही हो? दोनों घर पर हैं तो पूछना तो बनता है। हाँ, मुझे सब पता है। ठीक है, रहने दो। तुम्हारी बेटियां दिन भर खेलती रहती हैं और उनकी जुबान बहुत लंबी हो गई है। तुम्हारी बड़ी बेटी तो मुझे बोलने भी नहीं देती। अरे या अल्लाह, उसकी जुबान कितनी लंबी है और वो कितनी बदतमीज है। क्या कहूं? ये सुनकर अकरम खान की थ्योरियां चढ़ गईं। क्या कहा तुमने? मेरी बेटियां बदतमीज हो रही हैं? ये उन्होंने कहां से सीखा? किसने उन्हें इतना अकड़ू बनाया? घर में क्या चल रहा है? आज मैं उनसे पूछूंगा, जो जवाब देना होगा देंगे। मैं ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाँ हुजूर, आप खुद पूछ लीजिए। मैं उनसे कुछ पूछूं तो झूठ बोलती हैं। मुझे नहीं पता ये झूठ बोलने की आदत उन्होंने कहां से सीखी, और क्या मैं आपसे छुपाऊं? घर से चोरी भी शुरू कर दी है। अकरम खान के कदम रुक गए। चोरी? क्या सुन रहा हूं मैं? तुमने मेरी बेटियों को नहीं पाला, मैं उन्हें तुम्हारे पास छोड़कर गया था। अरे तुम क्या कह रही हो? वो मुझे अपनी मां भी नहीं मानती। उनसे कुछ पूछो, जैसे तुम दोनों कहां जा रही हो, जवाब तक नहीं देती। और जब तुम उनसे इन सब के बारे में पूछोगे तो वो मुझे झूठा कहेगी और पूरा घर मुझे बदनाम कर देगा। और जब मैं उन्हें मारती हूं या डांटती हूं तो गांव वाले कहते हैं उनकी सौतेली मां उन्हें सताती है। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? अकरम खान ने गुस्से से हाथ हिलाया। बस, अब तुम्हें कुछ नहीं करना। जो करना है वो मैं खुद करूंगा। उन्हें आने दो। इधर दोनों बहनें जंगल में गाय चरा रही थीं। तभी बड़ी बहन ने छोटी से कहा, सफिया, बहुत देर हो गई है, अब घर चलना चाहिए। अब्बा आ गए होंगे। मैंने घास भी काट ली है। मैंने अम्मा से कहा था कि आज हमें जंगल में गाय चराने मत भेजो, लेकिन वो कब हमारी सुनती हैं। छोटी बहन ने चिंतित स्वर में कहा, दीदी, क्या हमारे अब्बा भी हमसे वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा सौतेली अम्मा करती हैं? अरे नहीं नहीं पागल, ऐसा क्यों सोच रही हो? हमारी माँ तो सौतेली है, लेकिन अब्बा हमारे अपने हैं। ऐसी सोच मत। हाँ दीदी, ये तो सच है, लेकिन मैंने सुना है अगर माँ मर जाए और अब्बा दोबारा शादी करें तो अब्बा भी सौतेले हो जाते हैं। नहीं नहीं, हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। यकीन मानो, आज अब्बा हमें देखकर बहुत खुश होंगे। तुम खुद देख लेना। लेकिन सच ये था कि छोटी बहन सफिया बड़ी बहन से ज्यादा समझदार थी। दोनों गाय लेकर घर की तरफ चली। घर पर अकरम खान बेचैनी से चहलकदमी कर रहे थे। दोनों को आने दो, मैं खुद उनके कान पकड़ कर लाऊंगा। कहाँ घूम रही हो? अभी तक घर नहीं पहुंची? बहुत हुआ, आज मैं हर एक बात साफ कर दूंगा। आज मेरा फैसला अंतिम होगा। ये नाटक, ये लापरवाही इस घर में बर्दाश्त नहीं होगी। तभी दोनों बहनें गाय लेकर घर पहुंच गईं। उन्हें देखकर अकरम खान ने गुस्से से पूछा, तुम दोनों कहां थी? आज 3 साल बाद मैं इस घर में आया हूं और यहां आकर पता चलता है कि तुम दोनों घर पर नहीं हो। यही तमीज सीखी है तुमने? बाप आया
और तुम्हें पता भी नहीं। अब तुम्हारी हरकतों का हिसाब होगा। बड़ी बेटी ने डरते हुए कहा, अब्बा जान, हम तो अम्मा के हुक्म पर ही जंगल में गई थी, वरना हम घर से बाहर कभी नहीं जाते। तो अम्मा ने तुम्हें यह क्यों नहीं बताया? सौतेली मां तुरंत बोली, अरे या अल्लाह, कितनी झूठी हैं ये लड़कियां। मैंने तो कहा था घर के पास ही घास है, ये बिना वजह जंगल चली गई। इन दिनों मैं खुद गाय चराती हूं, लेकिन आज आपको दिखाने के लिए ये जंगल गई। अब्बा जान, अम्मा झूठ बोल रही हैं। छोटी बेटी सफिया ने कहा, अम्मा आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अब्बा जान को सच बता दीजिए। मैंने आपकी इजाजत के बिना कभी घर से बाहर कदम नहीं रखा, तो आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अम्मा, अकरम खान ने सख्ती से हाथ उठाया। बस चुप रहो तुम सब, जो फैसला करना है वो मैं खुद करूंगा। तुम दोनों अब अपने कमरे में जाओ और सुबह तैयार हो जाना। मैं अपनी बेटियों को घुमाने ले जाऊंगा और कल हम तुम्हारी खाला के यहां जाएंगे, ठीक है? बहनों की आंखें चमक उठी। सच अब्बा जान आप बहुत अच्छे हैं। ये सुनकर आयशा और सफिया बहुत खुश हुई और सुबह का इंतजार करने लगी। इधर सौतेली मां चिंतित बैठी खुद से बड़बड़ा रही थी, अरे लगता है मेरे शौहर को मुझ पर शक हो गया है, और ऊपर से ये मच्छर मुझे सोचने भी नहीं दे रहे। अरे कुछ सोचो, सुबह उठने से पहले कुछ कर दो। उसे डर था कि अब उसका शौहर उस पर यकीन नहीं कर रहा, इसलिए वो अपनी बेटियों को घुमाने ले जा रहा है। वो रात भर चिंता में सो नहीं पाई। सुबह होते ही दोनों बहनें तैयार होकर अब्बा के पास गईं। इधर रात भर न सो पाने की वजह से सौतेली मां सुबह जल्दी सो गई थी। उसे पता भी नहीं चला कि कब उसका शौहर बेटियों को लेकर घर से निकल गया। अब्बा जान, हम दोनों खाला के यहाँ जाने के लिए तैयार हैं। अम्मा को बताकर चलते हैं। नहीं, तुम्हारी अम्मा सो रही हैं, अब उन्हें जगाना ठीक नहीं। चलो, मैं शहर से तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लाया हूं, उन्हें साथ ले चलते हैं। खाला के यहाँ कुछ दिन रहने में काम आएंगे, ठीक है? हाँ अब्बा जान, ठीक है। क्या आप भी हमारे साथ खाला के यहाँ रहेंगे? मैं भी तुम्हारे साथ कुछ दिन रहूंगा। हम वहां पहुंच नहीं पाएंगे। ये कहकर अकरम खान अपनी बेटियों को लेकर घर से निकल पड़ा। कौन जानता था अकरम खान के दिल में क्या चल रहा था। वे घर से काफी दूर जंगल के रास्ते पर पहुंच गए। आयशा ने चिंतित होकर पूछा, अब्बा जान, हम कहाँ जा रहे हैं? इस तरफ तो कोई घर भी नहीं है। हम घर से बहुत दूर निकल आए हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? अरे पागल, जब तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ है तो डर कैसा? तुम दोनों इंतजार करो। अकरम खान ने चारों तरफ देखा और एक जगह रुक गया। यहाँ चारों तरफ देखो, यहाँ कितने बेर के झाड़ हैं और इन झाड़ों पर कितने बेर लगे हैं। देखो मेरी बेटियों, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं यहाँ बैठता हूँ। तुम दोनों बेर चुनकर लाओ। जब तक मैं खुद न बुलाऊं तुम बेर चुनती रहना, ठीक है? सफिया ने कुछ शक महसूस किया, लेकिन अब्बा जान के कहने पर चुप रही और कुछ नहीं कहा। जैसे ही बेटियां आगे बढ़ीं, उनके अब्बा ने हाथ में पकड़ी लाठी को जमीन में गाड़ दिया और अपनी टोपी उस पर रख दी। फिर चारों तरफ देखने लगे। उनकी नजर एक बंदर पर पड़ी। अरे ये तो बढ़िया तरीका है, अब ये बंदर मेरा काम कर देगा, लेकिन इसे कुछ लालच देना पड़ेगा। क्या दूं इसे? हाँ, केला, बंदर का पसंदीदा खाना। अकरम खान ने बंदर को अपनी टोपी पर बिठाया और उसे केले देने लगा। फिर चुपचाप घर की तरफ चल पड़ा। बंदर केला खाते हुए आवाजें करने लगा, चुनाव बेटियों, अब्बा खड़े हैं। चुनाव बेटियों, अब्बा खड़े हैं। आयशा ने कहा, देखो सफिया, अब्बा जान की आवाज आ रही है। वो हमें और बेर चुनने को कह रहे हैं। चलो, जब तक अब्बा जान कह रहे हैं हम चुनते रहते हैं। दोनों बहनें काफी देर तक बेर चुनती रहीं और बंदर भी आवाज करता रहा। जब बंदर ने आखिरी केला खा लिया तो एक केला नीचे गिर गया। बंदर पूरी तरह चुप हो गया। अब बेटियों को ध्यान आया कि अब्बा जान की आवाज बंद हो गई है। सुनो सफिया, अब्बा जान की आवाज बंद हो गई है, लगता है वो हमें बुला रहे हैं। चलो अब अब्बा जान के पास चलते हैं। दोनों बहनें उस जगह दौड़कर पहुंची जहां उनके अब्बा जान पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि अब्बा जान की जगह एक बंदर बैठा हुआ है। बंदर को बोलते देखकर उन्होंने सारी बात समझ ली। चुनो बेटियों, अब्बा खड़े हैं। सफिया की आंखों में आंसू आ गए। आयशा आपा, आप सही कह रही थी। हमारे अब्बा हमें इतनी दूर जंगल में छोड़ने आए थे और हमें छोड़कर चले गए। अब हम इस जंगल में क्या करेंगे, कहां जाएंगे? आयशा ने हिम्मत करके कहा, सफिया, मुझे तो पहले ही शक था, लेकिन अब रोने से कुछ नहीं होगा। रोकर हम इस जंगल से बाहर नहीं निकल सकते। अब हमें खुद अपनी मदद करनी होगी। चलो यहां से चलते हैं और रात गुजारने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं।
अब कोई राजकुमार हमें महल ले जाने नहीं आएगा। अब हमें खुद ही रास्ता ढूंढना होगा। चलते चलते दोनों बहनें एक झोपड़ी के पास पहुंची। उसे देखकर वे हैरान रह गईं। अरे सफिया, यहाँ चूल्हा भी है, लगता है कोई रहता है यहाँ। चलो अंदर जाकर देखते हैं। तुम क्या कहती हो? सफिया ने डरते हुए कहा। ऐसे अंदर जाना ठीक नहीं है, कहीं कोई और मुसीबत ना आ जाए। मुझे बहुत डर लग रहा है, लेकिन क्या हम सारी रात इस घने जंगल में बाहर रहेंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो अंदर जाकर देखते हैं, शायद कोई छोटी सी छत मिल जाए। कौन जानता है, हमारे लिए कोई रास्ता निकल आए। अगर हमें रहने को कुछ नहीं मिला तो जंगल के ये खतरनाक जानवर हमें फाड़ कर खा जाएंगे। सफिया ने हिम्मत करके कहा, आप सही कह रही हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, लेकिन थोड़ा रिस्क लेना ही पड़ेगा, वरना हम सारी रात इस अंधेरे जंगल में भटकते रहेंगे। चलो हिम्मत करके अंदर चलते हैं, शायद अंदर कोई सहारा मिल जाए। ऐसा कहकर दोनों बहनें हिम्मत करके अंदर चली गईं। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि झोपड़ी के अंदर कोई नहीं था। ये देखकर वे खुश हुई और रात झोपड़ी में गुजारी और सुबह का इंतजार करने लगी। समय ऐसे ही बीतता गया। दोनों बहनें जंगल के फल खाकर गुजारा करने लगी और वही फल बाजार में बेचकर अपनी जरूरत की चीजें खरीदती। शाम होते ही वे अपनी झोपड़ी लौट आती। उनका जीवन ऐसे ही चलता रहा और पता ही नहीं चला कि कई साल बीत गए। अब दोनों बहनें बड़ी हो चुकी थीं और इतनी खूबसूरत हो गई थीं कि उन्हें देखने वाला बस देखता ही रह जाता। एक दिन सफिया ने कहा, आपा, आज मैं जंगल में थोड़ा दूर तक जाऊंगी, कुछ ताजे फल लाऊंगी ताकि बाजार में अच्छा दाम मिले। तुम खाना बना लेना जब तक मैं लौटूं। ठीक है ना आपा? लेकिन सफिया, मुझे भी आज बाजार जाना था और लौटते वक्त घर का राशन लाना था। कल ही मैंने कुछ फल तोड़े थे, वो खराब हो जाएंगे। आज बाजार जाना जरूरी है। सफिया की आंखें उदास हो गईं। आपा, कभी कभी मैं एक बात सोचती हूँ, मेरे पास आपा के अलावा कोई नहीं है। जब मैं घर आती हूँ और आप नहीं होती तो मुझे बहुत डर लगता है। मैं पूरे घर में आपको ढूंढने लगती हूँ। मुझे आपसे अलग होने का बहुत डर लगता है। आयशा ने प्यार से कहा, ऐसा क्यों सोचती हो? मेरे पास भी तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। बताओ, मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगी? और अगर कभी मुझे कहीं जाना भी पड़ा तो जाने से पहले तुम्हें बता दूंगी, वादा। आयशा ने थोड़ा सोचते हुए कहा, और अगर मैं कभी न बता पाऊं और कहीं चली जाऊं तो मैं तुम्हारे लिए कोई निशान छोड़ दूंगी। लेकिन क्या निशान छोड़ूं? कोई ऐसा चिन्ह जो मुझे तुम तक पहुंचा सके। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी मुझे बहुत देर हो रही है, मैं बाजार जा रही हूं। तुम कल के लिए कुछ फल तोड़ लाना। ठीक है। ऐसा कहकर आयशा बाजार चली गई और सफिया घर के काम में लग गई। आयशा इतनी खूबसूरत थी कि जब भी वो बाजार जाती तो रास्ते में अपना चेहरा चादर से ढक लेती ताकि कोई उसे पहचान न सके। संयोग से उस राज्य का बादशाह भी जंगल में शिकार करने आया था। बादशाह सुबह से शाम तक शिकार की तलाश में भटक रहे थे। तभी उनकी नजर एक खरगोश पर पड़ी। वजीर साहब, सुबह से शिकार कर रहे हैं, मैं भूख से परेशान हूँ। ये शिकार हाथ से नहीं जाना चाहिए। हाँ हुजूर, चिंता मत कीजिए, आज ये खरगोश जरूर शिकार होगा। ऐसा कहकर वजीर ने तीर चलाना शुरू किया। कई बार कोशिश करने के बाद आखिरकार एक तीर खरगोश को लग गया। वाह वजीर साहब, आपने कमाल कर दिया। अब जल्दी जाओ, इसे उठाओ और पकाने का इंतजाम करो। मैं यही इंतजार करूंगा। हाँ हुजूर, जैसी आपकी मर्जी। वजीर खरगोश लेकर आग की तलाश में निकल पड़ा। अरे, जंगल में आग कहाँ मिलेगी, मैं इसे कहाँ पकाऊं? तभी उसे एक झोपड़ी से धुआं निकलता दिखा। अरे, यहाँ तो कोई खाना बना रहा है, चलो यहीं खरगोश पका लेता हूँ। वह झोपड़ी के पास पहुंचा और उसने एक खूबसूरत लड़की को देखा। सफिया तेजी से मुड़ी। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? बस मुझे ही देख रहे थे। हिलना मत, वरना मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। ये चेतावनी नहीं है, याद रखना। वजीर घबरा गया। तुम गलत समझ रही हो, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं। मैंने एक खरगोश शिकार किया है, उसे पकाने के लिए आग चाहिए थी, इसलिए यहां आ गया। सफिया ने कहा, ठीक है, पका लो और फिर जल्दी यहां से चले जाना। वजीर ने खरगोश चूल्हे पर रखा, लेकिन उसका ध्यान सफिया की खूबसूरती पर चला गया। इतना कि खरगोश जलकर कोयला हो गया और उसे पता ही नहीं चला। सफिया ने गुस्से से कहा, सब जल गया, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? अब ये जला हुआ खरगोश उठाओ और यहां से निकल जाओ। वजीर डर गया। अरे, अब क्या होगा? आज बादशाह मुझे मार डालेंगे। तुमने जानबूझकर इसे जलाया है ताकि मैं तुम्हें कुछ दूं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सब देखकर वजीर बादशाह के डर से कांपने लगा।
इधर बादशाह भी खरगोश का इंतजार कर रहे थे। बादशाह बहुत भूखे थे। वजीर, तुमने एक खरगोश पकाया है या 10? इतनी देर क्यों लगा दी? मैं बहुत भूखा हूं, अब मुझे दो। खरगोश कहाँ है? वजीर घुटनों के बल बैठ गया। हुजूर माफ कर दीजिए, मेरी गलती जानबूझकर नहीं हुई, अनजाने में हो गया। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखकर मैं सब कुछ भूल गया। बादशाह ने हैरानी से पूछा, कौन इतनी खूबसूरत थी? तुम किसकी बात कर रहे हो? साफ साफ बताओ। और खरगोश कहाँ है? वजीर ने कहा, वो यहीं पास की एक झोपड़ी में रहती है। आप उसे देखेंगे तो खरगोश की बात भूल जाएंगे। आइए हुजूर, मैं आपको उसकी झोपड़ी तक ले चलता हूं। जैसे ही आप उसे देखेंगे आप समझ जाएंगे कि मैं क्यों सब भूल गया। बादशाह ने थोड़ा गर्व से कहा, तो ये बात है, हमारी रानियां इस पूरे जहां की सबसे खूबसूरत है, और तुम कह रहे हो कि एक लड़की ने तुम्हें सब भुला दिया। चलो देखते हैं कैसी खूबसूरती देखी है तुमने। अब बादशाह और वजीर दोनों झोपड़ी की तरफ चल पड़े। उस वक्त आयशा झोपड़ी के बाहर खाना बना रही थी। जैसे ही बादशाह की नजर आयशा पर पड़ी, वे एकदम स्तब्ध रह गए। उन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी खूबसूरती कभी नहीं देखी थी। वजीर मुस्कुराते हुए बोला, क्यों हुजूर, मैंने कहा था ना, आपने ऐसी खूबसूरती कभी नहीं देखी होगी। तो क्या हम तीसरी रानी का इंतजाम करें? बादशाह ने थोड़ा संभलते हुए कहा, नहीं नहीं वजीर, इस तरह किसी को ले जाना ठीक नहीं। हम अपनी रानी को इज्जत से ले जाएंगे, पालकी में बिठा कर ले जाएंगे। अब यहां से चलते हैं, कल हम पालकी लेकर आएंगे और अपनी रानी को साथ ले जाएंगे। इतना कहकर बादशाह और वजीर वहां से चले गए। आयशा को कुछ भी पता नहीं चला कि कोई चुपचाप उसे देखकर चला गया है। अगली सुबह दोनों बहनें आपस में बात कर रही थीं। आयशा ने कहा, सफिया सुनो, कल एक आदमी यहाँ खरगोश लेकर आया था। वो इतना पागल था कि उसका ध्यान भटक गया और पूरा खरगोश जल गया। बेचारा जला हुआ खरगोश खाकर गया होगा। सफिया ने कहा, आप भी सुनो, आज मैं जंगल में फल तोड़ने जा रही हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगी। तुम झोपड़ी का दरवाजा अच्छे से बंद रखना, कोई भी आए तो दरवाजा मत खोलना। ऐसा कहकर सफिया वहां से चली गई। सफिया के जाने के बाद आयशा घर में अकेली रह गई। तभी उसे घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। आयशा बाहर देखने आई। जो उसने देखा, उसे देखकर वह हैरान रह गई। उसके निकाह की बारात उसके दरवाजे पर खड़ी थी। आयशा को सब समझ आ गया। तभी वजीर उसके पास आया। मैं राजगढ़ के बादशाह असद खान का वजीर हूँ। हमारे बादशाह आपसे निकाह करना चाहते हैं। क्या आप इस निकाह को कबूल करती हैं? ये सुनकर आयशा को यकीन नहीं हुआ। जिसे उसके अब्बा जंगल में छोड़ गए थे, वही आज बादशाह की रानी बनने जा रही है। ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने बिना देर किए कहा, मैं इस निकाह को कबूल करती हूँ। मैं अभी अपना सामान लेकर आती हूँ। आयशा झोपड़ी के अंदर गई और मुट्ठी भर सरसों के दाने उठा लिए। जैसे जैसे वो रास्ते पर चल रही थी, वो दाने गिराती जा रही थी। अब आयशा उस झोपड़ी को छोड़ चुकी थी। कुछ देर बाद सफिया वापस आई, लेकिन झोपड़ी में जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। सफिया घबरा गई। वो अपनी बहन को हर जगह ढूंढने लगी, लेकिन आयशा वहां से जा चुकी थी। अरे, तुम कहां चली गई? मुझे डर था और वही हुआ। अब आपा कहां है? मुझे छोड़कर कहां चली गई? कहां हो बहन? इस तरह 2 दिन बीत गए। आयशा महल की चकाचौंध में खो गई और सफिया अपनी बहन का इंतजार करती रही। रात को तेज बारिश हुई, लेकिन सुबह होते ही नजारा बदल गया। जब सफिया सुबह उठी तो उसने देखा कि सरसों के पौधों की एक लंबी लाइन बनी हुई है। उसे सब समझ आ गया। मेरी बहन ने मुझे छोड़ा नहीं है, उसने मेरे लिए रास्ता छोड़ा है ताकि मैं उसे ढूंढ सकूं। हे खुदा, मुझे मेरी बहन से मिला दे। ऐसा कहकर सफिया उस रास्ते पर चल पड़ी। वो काफी दूर तक चलती गई और आखिरकार एक बड़े महल के पास पहुंच गई। जैसे ही वह महल के बाहर पहुंची, उसका जोरदार स्वागत हुआ, क्योंकि आज फूल खिले थे। आयशा पहले ही समझ चुकी थी कि उसकी बहन जरूर आएगी। जब आयशा ने सफिया को देखा तो वह खुशी से भर गई। दोनों बहनें गले मिलकर रोने लगी। इसके बाद आयशा ने अपनी बहन का निकाह वजीर से करवा दिया और दोनों बहनें खुशी खुशी महल में रहने लगी। वही बहनें जिन्हें कचरा समझकर जंगल में छोड़ दिया गया था, आज वो महल में इज्जत और खुशी से जी रही थीं।